नमस्ते धनंजय जी। मदीना, हेमंत, स्तुति, तंत्र, सोनिया, भूषण, आशु, पिंकेश, इंदु, अंकुश, शिवानी, मोनिका, धर्मेंद्र, रानी, हेमंत, खुशी, पवन, नुसरत, अंशु, कुमकुम, गीतांजलि, संध्या, दीपक, प्रिया, पूजा, पायल, गौरव, विवेक, अशु यादव, निकेश, फुरकान, रंजीत, नैन्सी, खुशी, रूबी, नूरी। आप लोगों को कोई सवाल पूछना है पिछले क्लास को लेकर? यदि कोई सवाल पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। कोई सवाल पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। महाराणा प्रताप के धरती से। अच्छा अच्छा, धन्यवाद जी। आप मेरा नाम नहीं लेते। अरे क्यों नहीं लेंगे भाई, तब तक नाम ही आगे चला गया। सैम खान, अंकित वर्मा, राम, राणा प्रताप, विजेंद्र। धन्यवाद बेटा। भारत के अंदर पहला मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी की वास्तुकला में जितनी बात बतानी थी बता चुका हूं। कोई खास बात नहीं है। अलाई दरवाजा मैंने बताया था, और ये बताया था कि पहली दफा उसी भवन में पूर्णतया इस्लामिक पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। दैट्स इट। चलिए, कोई सवाल और आपके सामने में यदि है तो पूछ लीजिए जल्दी। एमबीटी का पुरातात्विक सोर्स, एमबीटी का पुरातात्विक सोर्स ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस इतना ही है कि उसके काल में सिक्के मिले हैं, उसके काल का भवन है, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं। तैमूर लंग के बारे में क्या है तो बस इतना ही है कि उसने हमला किया 1398 1400 सॉरी सॉरी हाँ 1398 ईस्वी में, और उसके बाद उसने तुगलक वंश को ख़त्म कर दिया और अपने प्रतिनिधि के रूप में उसने खिजर खान को गद्दी पर बिठा दिया। और जब खिजर खान यहाँ से रूल करने लगा तो यहाँ से एक नए वंश की शुरुआत होती है, सैयद वंश। ऑफिशियली वो तुगलक के बाद के वंशज हैं, लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखना है कि वो तैमूर लंग के प्रतिनिधि के तौर पर रूल करना शुरू किए थे। इसकी चर्चा आगे और भी होगी। कुलाह दमन का मतलब बस इतना ही है कि सैयद वंश के लोग इस तरह का टाइटल यूज करते थे, वो एक विशेष तरह का कुलाह पहनते थे, वो अपने को उच्च दर्जा का बताते थे, इसीलिए। किसी ने पूछा सिद्दी मौला का मामला। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान तो मैंने कहा दास विभाग। तैमूर लंग कहाँ का था? मध्य एशिया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गदारी नामक शिविर में रहा था। वो तब की बात है जब एक बार अकाल पड़ा था, कुछ लोग कहते बीमारी आ गई थी, तो स्वर्गदारी नाम की जगह पर रहा था। मलिक उस सर्क, वो सर्की वंश पढ़िएगा, जब जौनपुर में आया है तो उसको मलिक सर्क कहा जाता था बाद में। सैयद वंश के बारे में जितना बताया उतना सफिशियंट है बेटा। सैयद वंश के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। दीवान शाह कोसी क्या है? कोही है। दीवाने कोही है, कोसी नहीं, कोही। कोही माने एग्रीकल्चरल विभाग। दीवाने खास क्या है आगे पढ़िएगा। दीवाने आम और दीवाने खास 2 तरीके के बिल्डिंग है, मुगल काल में पढ़ने को मिलेगा आपको। सर, शासकों के माता पिता का नाम नहीं पूछता क्या? बिल्कुल नहीं पूछता। मोहम्मद असद अजमेरी, अरे नहीं भाई, भूल कैसे जाएंगे।
देवल रानी के बारे में ज़्यादा जानने की क्या ज़रूरत है, बस एक राजपूत रानी थी जिसके साथ में अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का विवाह हुआ था, और उसी के साथ में उसकी प्रेम कथा को लेकर एक किताब लिखी गई थी मसनवी, जिसका नाम है आसिका। डाक विभाग के बारे में, दीवाने इंसा को डाक विभाग कहा जाता है, और डाक विभाग के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली किताब है रहला, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मौलवी और उलेमा सेम होते थे क्या? उलेमा एक वर्ग है, उसी वर्ग का एक हिस्सा है मौलवी। मौलवी लोग उलेमाओं का ही एक हिस्सा है। प्लेग नामक बीमारी आई थी ना मोहम्मद बिन तुगलक काल में। हाँ हाँ, मेरा नाम लेना होगा अंकु, बिल्कुल नाम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। मसनबी टू अमीर खुसरो जी लिखे थे। मसनबी, हाँ मसनबी अमीर खुसरो लिखे थे। खलीफा से 2 बार खिल्लत लिया था फिरोज शाह तुगलक ने। मेरा टॉपिक छूट गया, कौन सा टॉपिक आलोक द्विवेदी जी? आप पिंकेश ब्रो सर ने वीडियो बनाया है यूट्यूब पर इसके लिए। अच्छा, पिंक सिटी से प्रमाण सर, पिंक सिटी, अच्छा प्रणाम, हाँ ठीक ठीक ठीक। चलिए अब आगे बढ़िए, अब क्वेश्चन ज़्यादा दिख नहीं रहा है मुझे। इस मुगल शासक की मृत्यु दुर्घटना से हुई थी। वैसे हुमायूं की हुई थी, लेकिन आगे आने दीजिए ना। खलीफा से खिल्लत लिया का मतलब यह है कि खलीफा ने आपके शासन को स्वीकृति दे दिया अपनी, इसके कारण आपके बारे में आपकी प्रजा को यह मैसेज मिलता था कि शासक खलीफा का सम्मान करते हैं, यानी कि वो इस्लाम में यकीन रखते हैं और शासन करते हुए इस्लामिक नियमों का ख्याल रखेंगे। जैसे अभी के डेट में तुम एक बात देखो कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे शासक हैं या राजनीतिक लोग हैं जो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने का दावा करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, जो हिंदूवाद की बातें करते हैं, वो शासन में जब आते हैं तो कई सारे इमोशनल मुद्दों पर हिंदू के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। कभी कभी कुछ कुछ जोड़ तोड़ हिंदू के पक्ष में करते हैं, कभी कभी कोई आयोजन वगैरह करा लेते हैं। जैसे दिवाली के समय में बहुत भव्य आयोजन कराया अयोध्या में योगी जी ने। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो संविधान छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेसी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन छोड़ सकते हैं। तो फिर भी हिंदू धर्म के पक्ष में इमोशनल बातें करते रहना उनकी राजनीति को सूट करता है। इसी तरीके से आप दिल्ली सल्तनत को देखो तो आपको पता चलेगा कि उस दौर में शासक शासन तो चला रहे थे अपनी राजनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन बावजूद इसके अपने मुस्लिम आवाम को ये कहा करते थे कि हम इस्लाम के मुताबिक शासन चलाएंगे, हम इस्लाम के आदर्शों को बढ़ावा देंगे। और इसी दावे का एक हिस्सा होता था कि वो उलेमाओं को बढ़ावा देते थे, और इसी दावे का एक दूसरा हिस्सा होता था कि वो खलीफा से खिल्लत लेते थे, ताकि उनके अंदर रहने वाली जो मुस्लिम आबादी है वो इस बात को लेकर खुश रहे। अब स्वाभाविक रूप से इसके अंतर्गत हिंदू आवाम के अंदर ये भावना जाएगी कि हमारा शासन नहीं है, उनके अंदर ये उपेक्षा की भावना जाएगी। वो भावना आज के डेट में भी मुसलमानों के मन में जाती है। जब हम हिंदू धर्म को राजनीति के केंद्र में लाते हैं, हिंदू सेंटिमेंट को राजनीति के केंद्र में लाते हैं, भले बीच में हम ये लॉजिक भी दे देते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में JS वर्मा तक ने ये कहा कि हिंदू एक जीवन पद्धति है, लेकिन आम आदमी के दिमाग में जाकर देखो, उनके दिल में जाकर देखो तो हिंदू एक धर्म ही के रूप में उनके बीच में स्वीकृति पाता है।
तो वो हिंदू धर्म शब्द को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंटिमेंट्स को फेवर में करने के लिए ये सब बातें होती है। आज तो लोकतंत्र में जनता का मत राजनीति का स्रोत हो गया है, तो ये चीजें आपको आज दिखाई देती हैं। उस युग में जनता का मत इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं था, क्योंकि उस समय राजतंत्र था। बावजूद इसके जनता को खुश करने की कोशिश शासक हमेशा करते थे। जनता को खुश करने की कोशिश अंग्रेजों ने भी किया था। जब वो कहा करते थे कि हम भारत को मॉडर्न बनाने आए हैं, जब वो ये कहा करते थे कि भारत में तो आर्य भी विदेशी थे, हम भी विदेशी हैं तो क्या हो गया। वो ये कहा करते थे कि आर्यों की एक शाखा यूरोप गई थी, एक शाखा भारत आई थी, और हम भी आर्य हैं, आप भी आर्य हैं, तो हम लोग एक वंश के ही हो गए। इस तरह की बातें भी किया करते थे। राजनीति में जनता को संतुष्ट रखने की, अपने पक्ष में समर्थकों का एक वर्ग रखने की कोशिश प्रायः होती है। लोकतंत्र में यह कोशिश और ज्यादा बड़े पैमाने पर होती है। राजतंत्र में उतने बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक होती है। अब आगे, हिंदू और सनातन धर्म पर प्रकाश डालने वाला काम आज के क्लास में नहीं हो पाएगा, वो अभी के क्लास की जरूरत नहीं है। अब टॉपिक बढ़ाइए। लोदी वंश। लोदी वंश का कालखंड क्या है? एक मिनट, आवाज को लेकर मैं बात करता हूं। 1451 से 1526 के मध्य इन्होंने 1451 से लेके 1526 के बीच में रूल किया। और शासकों में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इस वंश में कुल 3 शासक हुए। अब हम ये देख रहे हैं कि इनकी जानकारी का स्रोत क्या है। तो स्रोत के स्तर पर देखोगे कि एक किताब मिलेगी, आवाज की कमी अभी भी है क्या? अब्बास खां शेरवानी, इसकी किताब है तारीख ए शेरशाही। उसे तोहफात शेरशाही भी कहते हैं, मैंने शेरशाह का तोहफा, शेरशाह के लिए एक तरीके से समर्पित किताब है वो। तो शेरशाह जो था वो अफगान था, शेरशाह अफगान था। हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसी अफगान शासक शेरशाह के बारे में अब्बास खां शेरवानी ने इस किताब में लिखा है। लेकिन जब वो इस किताब को लिख रहा है तो इसी क्रम में उसने लोदी वंश के बारे में भी विवरण दिया है। तो इसलिए अब्बास खां शेरवानी की किताब तारीख शेरशाही
इस काल के इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब हम लोग एक एक करके शासकों के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं बहलोल लोदी के बारे में। बहलोल लोदी लगभग 36 वर्षों तक इसने रूल किया, लेकिन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कितने वर्षों तक रूल किया। इसके बारे में जो काम के लायक तथ्य है बस उतना ही आप जानिए। प्रीलिम्स है तो फैक्ट पर फोकस करिए। एक यह कि उसने जौनपुर जीता, जौनपुर जीता। दूसरा, वह साहूखेल पद्धति अपनाया। वह अफगान था, वह अफगान था, अफगान था। उसने अमीरों के साथ, अमीरों के साथ बराबर बालों के बीच बीच प्रधान की हैसियत से शासन किया, शासन किया। बराबर बालों के बीच प्रधान की हैसियत से शासन किया। फर्स्ट एमॉन्ग द इक्वल्स की हैसियत से शासन किया। इतनी बातों को सुन के आप अपना काम चला सकते हैं। तो अब आप सुन लीजिए कि जब बहलोल लोदी सुल्तान बना था तो उस दौर की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना ये है कि यह वह समय है जब कि दिल्ली सल्तनत बिखर रहा था। दिल्ली सल्तनत जब बिखर रहा था तो उस दौरान कई सारे क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए। उन्हीं क्षेत्रीय राज्यों में से एक राज्य है जौनपुर का, जहां पर कि सरकी वंश का शासन था। सरकी वंश के शासक से बहलोल लोदी ने जौनपुर का इलाका छीन लिया और उनके वंशज अब बिहार के इलाके तक सीमित रह गए। यानी कि उत्तर प्रदेश का अधिकांश इलाका जो सरकी वंश के शासकों के अधीन था वो बहलोल लोदी ने छीन लिया। तो आपके दिमाग में पहले ये छवि स्पष्ट होना जरूरी है कि जब फिरोज शाह तुगलक मरा उसके बाद दिल्ली सल्तनत बिखरने लगा था, और जब तैमूर लंग का हमला हुआ और दिल्ली सल्तनत का पुराना राजवंश खत्म हो गया, नया राजवंश आया सैयद राजवंश। तो सैयद राजवंश के शासकों का क्षेत्र बहुत छोटा हो गया। सैयद वंश के शासकों के काल में कई सारे क्षेत्रीय राज्य उभर कर आ गए और स्वतंत्रतापूर्वक वहां के सुल्तान शासन चलाने लगे। इसी क्रम में राजपूताना के इलाके में भी कई सारे राजपूत शासकों का उभार हुआ।
तो आप ये देखोगे कि भारत में उस समय की राजनीति की दशा कैसी है, तो आपको लगेगा कि जौनपुर में तरकी वंश का शासन था। इसी समय आप देखोगे कि बंगाल में एक स्वतंत्र शासक था। फिर उड़ीसा में भी एक स्वतंत्र शासक था। उड़ीसा में भी एक स्वतंत्र शासक था। उड़ीसा में भी एक स्वतंत्र शासक था। आप फिर देखोगे कि मालवा में भी एक स्वतंत्र शासक आ गए खलजी वंश के नाम से। ये वो खिलजी नहीं थे जो दिल्ली सल्तनत पर रूल किए थे, लेकिन यहाँ एक अलग स्वतंत्र शासन वंश की शुरुआत हुई, उसको खिलजी वंश कहते हैं। इसके बाद फिर आप देखोगे कि राजस्थान में कई सारे शासक वंश उभरे। इन शासक वंशों के अंतर्गत आपको मेवाड़ का सिसोदिया वंश नजर आएगा। सिसोदिया। आपको फिर मारवाड़ के शासक नजर आएंगे। मारवाड़ जोधपुर का इलाका। इसके अलावे आप देखोगे कि आमेर नजर आएगा। आमेर जयपुर में है। आमेर के कछवाहा नजर आएंगे। और भी छोटे छोटे राज्य हैं, करौली है, तो आपको बीकानेर में भी एक स्वतंत्र राजवंश उभरता हुआ नजर आएगा। जैसलमेर में भी एक स्वतंत्र राजवंश उभरता नजर आएगा। इन तमाम छोटे छोटे राज्यों के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन आप देखोगे कि 3 महत्वपूर्ण राजवंश वहां उभरता हुआ नजर आता है। छोटे छोटे में तो बूंदी भी है, कोटा भी है, जैसलमेर भी है, ये क्या कहते हैं बीकानेर भी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण 3 जो उल्लेखनीय हैं, एक है मेवाड़, एक है मारवाड़ और एक है आमेर के कछवाहा। 3 राजवंश आपको नजर आने को है। अलवर के अंदर उस समय मुसलमानों का शासन था। अलवर के अंदर मुसलमानों का शासन था, तो अलवर एक अलग पॉलिटिकल एंटिटी आ जाता है। इसके बाद फिर आप देखोगे कि विंध्य के दक्षिण में जाओगे तो आपको ये नजर आने को है कि यहां पर बहमनी राज्य था। बहमनी राज्य था। बहमनी राज्य 15वीं शताब्दी के अंत तक आते आते कई टुकड़ों में टूट गया, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। और फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के इलाके में विजयनगर राज्य नजर आएगा। और इधर कश्मीर में एक स्वतंत्र शासक नजर आएगा। तो दिल्ली सल्तनत के बिखराव के दौर में जब आप जाते हो तो भारतीय राजनीति कुछ ऐसी नजर आती है आपको। इस पर 1 मिनट के लिए अपना ध्यान टिकाओ। ये फैक्ट मात्र नहीं है जिसको कि आप याद करो, एक समझ है जिसको कि आप अपने दिमाग में व्यवस्थित कर सकते हो। हमने आपको ये बताया कि दिल्ली के इलाके में सैयद वंश का शासन चल रहा है, लेकिन सैयद वंश के शासन के दौरान सल्तनत काल का जो विस्तृत साम्राज्य था वो बहुत बिखर चुका है। जब हम बिखराव की कहानी कहने आते हैं तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यह कि सुदूर दक्षिण, साउथ तमिलनाडु एंड केरल,
ये दिल्ली सल्तनत के अधीन कभी नहीं गया था। सुदूर दक्षिण यानी कि साउथ तमिलनाडु और केरल का इलाका, माने मालाबार वगैरह का इलाका, ये सब दिल्ली सल्तनत के अधीन कभी नहीं गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण का अभियान किया था तो उसने पांड्य राज्य के राजा को हराया था, वहां की लूटपाट किया था, लेकिन वहां पर शासन नहीं किया था। प्रत्यक्ष तो छोड़ दीजिए, अप्रत्यक्ष भी नहीं किया था। तो ये इलाका तो उनके अधीन कभी था नहीं। इसके बाद फिर आप देखोगे कि कश्मीर कभी भी दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं गया था। कश्मीर में मुसलमानों की सत्ता 14वीं शताब्दी में स्थापित हो गई, लेकिन वहां पर जिन लोगों ने शासन किया वो अलग राजवंश के लोग थे। जिस राजवंश में मैंने आपको जैनुल आबिदीन का नाम बताया था, वो एक अलग राज्य का सुल्तान था, वो दिल्ली सल्तनत के अधीन कभी नहीं था। इसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या है कि उड़ीसा कभी भी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं हुआ था। उड़ीसा राज्य के अंदर दिल्ली सल्तनत की सत्ता कभी स्थापित नहीं हुई थी। लूटपाट हुआ था, लेकिन यहां पर कभी भी दिल्ली सल्तनत का कोई सुल्तान शासन नहीं कर सका था। तो ये दो राज्य तो एकदम अलग हैं जो दिल्ली सल्तनत में हिस्सा नहीं बने थे, ये एक कैटेगरी के राज्य हो गए। उसी कैटेगरी में ये आ गया। साउथ तमिलनाडु में और केरल में कभी दिल्ली सल्तनत नहीं फैला, उड़ीसा में कभी दिल्ली सल्तनत नहीं फैला, कश्मीर में कभी दिल्ली सल्तनत नहीं फैला। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि उड़ीसा पर ही पूछेगा ज़्यादा और कश्मीर पर, कि वो खिलजी वंश का शासन हो चाहे तुगलक वंश का शासन हो, कभी भी उनके शासन के अधीन ये दोनों क्षेत्र शामिल नहीं थे। ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरे कैटेगरी में चलकर देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही विजयनगर राज्य की स्थापना हो चुकी थी 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में जो विजयनगर राज्य की स्थापना हुई है वो 1565 ईस्वी तक चलती रही है। उनकी सत्ता 1336 से 1565 तक इनकी सत्ता चली है। इनके बारे में विस्तार की कहानी हम लोग बाद में करेंगे। फिर बहमनी राज्य आता है। बहमनी राज्य 1346 ईस्वी में अस्तित्व में आया था और 15वीं शताब्दी के अंतिम दौर तक आते आते वो 5 टुकड़ों में टूट गया, 5 भाग हो गए इसके। उसकी कहानी भी हम आगे करेंगे। ये तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हो गया। उसके बाद हम जब उत्तर भारत की ओर चलकर देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि फिरोज शाह तुगलक के काल तक उत्तर भारत का उसका साम्राज्य मोटे तौर पर जैसा था वैसा बना रहा, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद सल्तनत बिखराव की ओर जाने लगा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने सबको मिला जुलाकर चलने की ऐसी नीति अपनाया था जिससे कि सबके सब संतुष्ट तो रहे, लेकिन सब लगे प्रशासन की व्यवस्था को चूना लगाने, सब प्रशासन की व्यवस्था को कमजोर करने पे लग गए और इसका नतीजा यह निकल कर आया कि प्रशासनिक व्यवस्था चौपट हो गई। अब हम क्या देख रहे हैं कि जब बिखराव शुरू हुआ तो उस बिखराव में एक बहुत बड़ा निर्णायक पड़ाव आया तब, जबकि तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में हमला किया। उसने दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर दिया, उसकी सत्ता समाप्त कर दिया। दिल्ली किसके अधीन आ गई? तो तैमूर लंग के अधीन आ गई। तैमूर लंग भारत पे शासन करने में इंटरेस्टेड नहीं था, तो लूटपाट के माल लेकर जब वो जा रहा था तो उसने अपने एक प्रतिनिधि को अपने रीजेंट की हैसियत से, अपने प्रतिनिधि की हैसियत से गद्दी पर बिठा दिया, दिल्ली के सुल्तान की गद्दी पर बिठा दिया और वह
कौन था? खिज्र खान था। उसी ने सैयद वंश की शुरुआत किया। तो इसलिए सैयद वंशी खिज्र खान को तैमूर लंग के प्रतिनिधि के रूप में यानी कि अधीनस्थ के रूप में देखा जाता है। खिज्र खान और उसके वंशज कमजोर थे। उनके काल में बिखराव की गति और तेज हो गई, और जब बिखराव की गति तेज हुई तो उस दौरान आप देखते हो कि मालवा में एक स्वतंत्र राज्य उभर कर आ गया। राजस्थान में कई सारे राज्य उभरे, जिनमें 3 राज्य ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। आमेर माने जयपुर, मारवाड़ माने जोधपुर, मेवाड़ तो आप जानते ही हैं। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में जौनपुर, और इसमें जौनपुर के राज्य में बिहार का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल था। बंगाल में एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो चुकी थी। तो राज्य आपको बहुत बिखरे हुए नजर आएंगे। इस बिखराव के दौर में स्थिति यह हो गई थी कि लोग मजाक उड़ाते थे सैयद वंश के शासकों का, कि सैयद वंश के शासक वो शासक हैं जिनका टाइटल था कि हम तो भाई शाहजहां हैं, लेकिन शाहजहां का शासन दिल्ली से लेके पालम तक था। दिल्ली से लेके पालम तक था। पालम माने पालम दिल्ली में ही है। दिल्ली का जो हवाई अड्डा है वो पालम के इलाके में है। तो लोग मजाक उड़ाते थे कि शाहजहां के शासन का क्षेत्र दिल्ली से लेके पालम तक फैला हुआ था। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? कितनी बार बोलूं, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान है। अब क्या बोलूं। उसके बाद तब हम ये देखें कि जब राजनीति इस तरह से बिखरी हुई थी, उसी दौर में लोदियों का शासन शुरू होता है 1451 ईस्वी में। फिर लोदियों ने क्या किया, वो लोदी जो बहलोल लोदी है, बहलोल, बहलोल नाम है, बकलोल मत लिख दीजिएगा आप लोग, समझ गए ना। उसका नाम है बहलोल। कई लोग पता चला कि उत्साह में लिखने लगे, लिख देगा बकलोल। असम में कभी भी दिल्ली सल्तनत की सत्ता स्थापित नहीं हुई थी। असम में तो मुगलों की भी सत्ता स्थापित नहीं हुई थी। कुछ समय के लिए औरंगजेब ने असम के इलाके को जीता था, लेकिन कुछ समय के लिए ही असम उसके अधीन रहा, फिर असम आजाद हो गया था। तो असम कभी भी उसके राज्य के अधीन नहीं रहा था। ठीक है। तो मुगलों के अधीन भी नहीं रहा दिल्ली सल्तनत, तो फिर भी छोटा है उसकी तुलना में। अब चल के देखो आप कि बहलोल लोदी ने पंजाब से ईस्टर्न यूपी तक रूल किया। पंजाब से लेकर ईस्टर्न यूपी तक रूल किया। ईस्टर्न यूपी क्या उसको सैयद वंशियों के माध्यम से विरासत में प्राप्त हुआ था? तो नहीं। सैयद वंशी तो इतने कमजोर थे कि बहलोल लोदी ने जब यह प्लान किया कि हम दिल्ली पर कब्जा करना चाहते हैं, तो सैयद वंशी शासक ने उसको शासन ऐसे ही सुपुर्द कर दिया। काय विद्रोह कर रहे हो, ले लो। तो बहलोल लोदी ने अपने शासन के दौरान जौनपुर के राज्य की सत्ता समाप्त कर दिया यूपी से, और उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यहां से उसके राज्य का विस्तार हुआ। ठीक है। तो फ्रॉम पंजाब टू उत्तर प्रदेश, और इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि भाई साहब गए बिहार के इलाके तक, कुछ हद तक वो सीमित रहे, बिहार तक सीमित रहे। तो बहलोल लोदी के राज्य विस्तार की कहानी तो हमने कर लिया कि वो जौनपुर जीता। तब अगला मुद्दा है कि वो साहू खेल की पद्धति अपनाया। साहू खेल की पद्धति के बारे में कहानी सुन लो पहले, काम के लायक फैक्ट्स तो इसमें लिखे हुए ही है। साहू खेल की पद्धति का मतलब होता है बंधुत्व आधारित शासन प्रणाली। बंधुत्व आधारित शासन प्रणाली।
इसका मामला यह है कि बहलोल लोदी पहला ऐसा सुल्तान था जो अफगान था। बहलोल लोदी पहला ऐसा सुल्तान था जो अफगान था, और उस समय तुर्क वगैरह अफगानियों को अपनी तुलना में हीन मानते थे, कमजोर मानते थे, पिछड़ा हुआ मानते थे। तो ऐसी स्थिति में बहलोल लोदी जब गद्दी पर बैठा तो उसे इस बात की चिंता हुई कि क्या हम सल्तनत को चला पाएंगे। सल्तनत यदि चलाना चाहते हो तो आपको अमीरों का समर्थन चाहिए, आपको आपके राज्य के मजबूत लोगों का समर्थन चाहिए, नहीं तो विद्रोह कर देंगे, और विद्रोह कर देंगे तो हम टिक नहीं पाएंगे। और बहलोल को इस बात की दिक्कत कि हम तो अफगान हैं, तुर्की लोग तो हमको अपने सर के ऊपर सुल्तान के रूप में बिठाएंगे नहीं। भारतीय मुसलमानों के बीच में भी अफगानियों के लिए उतना स्वीकार्य भाव नहीं था। तो इस स्थिति से निपटने के लिए बहलोल लोदी ने एक तरीका सोचा। उसने क्या सोचा कि क्यों न हम अफगानिस्तान से बहुत सारे लोगों को भारत इनवाइट करें, वो आ जाएंगे भारत में तो हम उनको बड़े बड़े पदों पर बिठा देंगे, वो आ जाएंगे महत्वपूर्ण पोजीशन पर, वो हो जाएंगे शक्तिशाली और वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे वफादार बनेंगे, तो उनके बदौलत, उनके सहयोग से हमारी सत्ता मजबूत और टिकाऊ हो जाएगी। इसीलिए उसने अफगानियों को बड़ी संख्या में भारत आने का न्योता दिया। उसका एक स्टेटमेंट कोट किया है अब्बास खां शेरवानी ने अपनी किताब में। वो कहते हैं कि बहलोल लोदी ने अफगानियों को कहा कि तुम भारत आ जाओ, हिंदुस्तान शब्द यूज किया है, तुम हिंदुस्तान आ जाओ, हम तुम्हारा मुकद्दर बदल देंगे, यानी हम तुम्हारा भाग्य बदल देंगे, यानी बड़ी भूमिकाएं देंगे। तो नतीजा क्या निकला? तो अब्बास खां शेरवानी कहता है कि अफगान टिड्डियों की फौज की तरह बड़ी संख्या में भारत की ओर आ गए, यानी बड़ी संख्या में अफगान भारत आ गए। तो किसने अफगानियों को भारत बुलाया था अपनी शासन की व्यवस्था में भागीदारी देने के लिए? किसका इनविटेशन पाकर अफगानी बड़ी संख्या में भारत आए थे? ये क्वेश्चन आएगा। तो वह शासक का नाम है बहलोल लोदी। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। बहलोल लोदी के निमंत्रण पर बड़ी संख्या में अफगान भारत आए। बड़ी संख्या में अफगान भारत आ गए। बहलोल लोदी के निमंत्रण पर बड़ी संख्या में अफगान भारत आ गए। यू गॉट माई पॉइंट? तो अफगान जब भारत आ गए बड़ी संख्या में बहलोल लोदी के निमंत्रण पर, अफगान जब आ गए तो उन्होंने बड़ी बड़ी भूमिकाएं हासिल कर ली। लेकिन दिक्कत ये थी कि अफगानिस्तान में राजतंत्र की परंपरा ही नहीं थी। वैसे राजतंत्र की परंपरा नहीं थी जिसमें कि राजा स्वामी माना जाता है और अमीर वर्ग के लोग उसके अधीनस्थ। अमीर वर्ग के लोग राजा के सामने सर झुकाए हाथ बांधे खड़े रहें, ऐसी परंपरा नहीं थी। वो ट्राइबल समाज के लोग थे और ट्राइबल समाज में राजा की हैसियत कबीले के सरदार के बराबर की होती थी। और कबीले के सरदार की हैसियत क्या होती है? तो फर्स्ट एमॉन्ग द इक्वल की होती है, बराबर वालों के बीच में प्रधान की होती है। तो बहलोल लोदी के सामने यह संकट आ गया कि हमने अफगानियों को बुला तो लिया, हमने उनको महत्वपूर्ण भूमिकाएं तो दे दी, लेकिन वो तो हमारे सामने सर झुका के हाथ बांध के
खड़े रहने के लिए तैयार ही नहीं है, उनका ये कल्चर ही नहीं है। यदि हम उनके ऊपर हुक्म जमाएंगे स्वामी की भूमिका में आके, तो ये विद्रोह कर देंगे। तो इसी स्थिति में अपनी राजनीति को नया स्वरूप दिया बहलोल लोदी ने, और उसने साहूखेल की पद्धति अपना लिया, जिसमें उसने क्या कह दिया कि हम बंधुत्व के आधार पर शासन चलाएंगे, हम अमीरों के साथ कैसा व्यवहार रखेंगे, तो बराबर बालों के बीच में प्रधान, माने बड़के भैया वाली भूमिका में आ गए, बड़ा भाई की भूमिका में आ गया। अब वो बड़े भाई की भूमिका में यदि आ गया, तो इसके तहत वो क्या कर रहा था, इसको लेकर कहानी कुछ समझिए, ताकि वहां से आए क्वेश्चन तो आप बना सकें। तो एक बात यह है कि वह सिंहासन पर नहीं बैठता था, सिंहासन पर नहीं बल्कि सिंहासन पर नहीं बल्कि कालीन पर बैठता था, कालीन पर सबके साथ बैठता था, सबके साथ बैठता था। आप याद करिए कि बलबन का कैसा व्यवहार था। बलबन सिंहासन पर बैठता था, बाकी सब लोग खड़े रहते थे, और इसकी क्या हैसियत है, ये कालीन पर बैठता है, बाकी सबके साथ बैठता है, कालीन पे बैठता है और बाकी सबके साथ बैठता है, मसनदे आली की भूमिका में है। मसनदे आली माने बड़ा भाई, फर्स्ट अमंग द इक्वल की भूमिका में आ गया। उसके बाद फिर अफगान अमीरों के विरुद्ध कठोर दंड प्रणाली नहीं अपनाया। यानी कि कभी यदि किसी अमीर ने सुल्तान की बात की कोई अवहेलना कर दिया, यहां तक कि विद्रोह वगैरह भी कर दिया, तो सुल्तान उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करता था। जैसी कार्रवाई आपने बलबन के काल में सुना है, या अलाउद्दीन के काल में सुना है, या मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सुना है, ये उस तरह की कार्रवाई नहीं करता था। तो क्या करता था, तो समझाने मनाने का काम करता था, समझाने मनाने का काम करता था। यानी कि वो काउंसलिंग किया करता था कि क्या यार तुमने क्या कर दिया, बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या सोच रहे थे और तुम क्या निकले। वो इस काम में और भी अमीरों को लगा देता था कि तुम जाके समझाओ। क्या उसको ऐसा करना चाहिए था? क्या अपने परिवार में लोग ऐसा करता है? इस तरीके की पद्धति चुना, काउंसलिंग की पद्धति चुना। उसके बाद फिर देखोगे कि उनके घर जाने लगा, भोजन की साझेदारी होने लगी, भोजन की साझेदारी का मतलब क्या है कि किसी अमीर के घर में कुछ खाना बना, मान लीजिए कोई भी बढ़िया आइटम बना, तो उसके यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा निकाल के सुल्तान के लिए भेज दिया जाएगा। अब सुल्तान के घर में खाना आया है, एक तरह से हम लोग बिहार यूपी में एक शब्द यूज किया जाता है कि आप लोग बताइए, आप लोग क्या क्या शब्द यूज करते हैं
यदि किसी के घर में कुछ भेजना हो तो, किसी के घर में कुछ आप दे आते हैं कि ये लीजिए हमारे घर में आज अच्छा खाना बना था तो हमने आपको दे दिया, क्या बोलते हैं उसको? तुम लोग के घर में भी ऐसा होता होगा, तुम लोग के गांव देहात में ऐसा होता होगा। संदेश परोसा संदेश बोलते हो, बैना। हाँ ये देखो क्या बोला, बैना बोलते, रविकांत। हम लोग की तरफ बैना भी बोलते, हाँ हम लोग की तरफ बैना ही बोलते हैं। मतलब मैं बिहार के बारे में बोल सकता हूँ, बिहार में बैना शब्द खूब चलता है। बैना का मतलब होता है कि आपके घर में कुछ बना बढ़िया, या घर में कहीं से आया कुछ, मतलब जैसे कोई कुटुंब आए, कोई आपके रिश्तेदार आए बाहर से, कुछ मिठाई उठाई लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, तो आप अपने आस पड़ोस के घरों में लोगों तक इससे बांटते हैं, इसको बैना बोलते हैं। इसी को तुम संदेश बोल सकते हो। तो कुल मिलाकर कहानी की बात यह हुई कि संदेश या बैना आप किसको देते हैं? आप देते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने कुटुंबियों को, अपने परिजनों को। तो यदि बैना के तौर पर अमीर के घर से कुछ बन के आ रहा है सुल्तान के लिए और सुल्तान वो खाना खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सुल्तान के साथ में संबंध कैसा हुआ? परिजन वाला। क्या बलबन के सामने किसी अमीर की इतनी हिम्मत होगी कि वो अपने घर का बना हुआ खाना दे जाएगा सुल्तान को? सुल्तान बोलेगा हम यही सब खाते हैं। हो सकता है कि सुल्तान खाता यही हो। सुल्तान क्या खाएगा? सोना खाएगा, चांदी खाएगा। खाने में ऐसी कौन सी बात है कि जो सुल्तान अफोर्ड कर सकता है और अमीर अफोर्ड नहीं कर सकता है? खाएगा सुल्तान भी वही, लेकिन सुल्तान उनके घर से आया हो नहीं खाएगा, नहीं तो सुल्तान उनके बराबर हो जाएगा ना। जबकि सुल्तान का दावा यह है कि हम तो स्वामी हैं, तुम्हारी तो हमारे सामने कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन बहलोल लोदी खाएगा ये दिखाने के लिए, अरे अपने भाई के घर से आया है, भाई वाली बात है। तो बंधुत्व तो दिखा रहा था इसके रास्ते। और इसके अलावे क्या है कि कोई अमीर यदि किसी वजह से बीमार पड़ गया हो, उसके घर में कोई विपदा आ गई हो, युद्ध में घायल हो गया हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, तो उनके घर में मातम पुरसी वगैरह के लिए सुल्तान स्वयं जाता था। इसके पूर्व के काल में आप ये बात नहीं देखते हो। तो ये सुल्तान जो है ना, वो अपना भौकाल मेंटेन नहीं कर रहा है कि मैं सुल्तान हूं और तुम्हारी तो हैसियत हमारे सामने छोटी है, बल्कि उल्टे सुल्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अरे मैं बड़का भैया हूं, तो हमसे मिल के रहो, हम जो कहते हैं उसे सुनो, समझो, मानो, हम भी तुम्हारा कदर करते हैं। इस तरह की बात है। राहुल गांधी की तरह सर, ममता बनर्जी की तरह सर। अरे देखो, राहुल गांधी की तरह कि मोदी जी की तरह इस विषय पर अभी हम लोग यहाँ पर बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सच है कि आज के तथ्य में राहुल गांधी अपनी पार्टी के अंदर इतने मजबूत पोजीशन में नहीं हैं कि वो प्रांतीय नेताओं को जो कह देंगे तो नेता मजबूरी में अंतिम आदेश समझ के स्वीकार कर ले। जो पोजीशन कभी इंदिरा गांधी का हुआ करता था, जो पोजीशन कुछ हद तक कुछ राज्यों में आज मोदी जी का है, वो पोजीशन राहुल गांधी का नहीं है। मोदी जी का भी वो पोजीशन नहीं है जो पोजीशन इंदिरा गांधी का हुआ करता था, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में दूसरी पार्टी उतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी विभिन्न राज्यों में। कांग्रेस पार्टी ही मजबूत हुआ करती थी अधिकांश राज्यों में। तो ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इंदिरा गांधी की बात नहीं माने तो वो पार्टी छोड़कर निकल जाए या पार्टी से उनको निकाल दिया जाए, वो चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, उनकी सरकार नहीं आएगी। मोदी जी को इस बात का डर है तो कर्नाटक में या हिमाचल में चुनाव हुआ तो देखिएगा कि बागियों को समझाने के लिए मोदी जी खुद उससे फोन पे बात करते हैं और उसके बावजूद बागी नहीं मानते हैं। और जब बागी नहीं मानते हैं तो वो या तो कांग्रेस चले जाते हैं या तो वो अलग से चुनाव लड़ लेते हैं, और नतीजा ये भी होता है कि उनकी पार्टी हार जाती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मोदी जी भी पावरफुल जरूर है, लेकिन उतना नहीं जितना कि इंदिरा गांधी पावरफुल हुआ करती थी। मामला ये नहीं है कि मोदी जी के व्यक्तित्व में वो करिश्मा है कि नहीं, या कि इंदिरा जी के व्यक्तित्व में वो करिश्मा था कि नहीं, या कि
राहुल गांधी के व्यक्तित्व में करिश्मा है कि नहीं, मामला किसी का पॉलिटिकल पोजीशन कैसा है का है। इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल पोजीशन एब्सोल्यूट लेवल पर स्ट्रांग था, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट। मोदी जी का बहुत स्ट्रांग है, राहुल गांधी का बहुत कमजोर है। मामला ये है, यदि आज के बाद 10 साल के बाद कांग्रेस का पोजीशन पलट जाए, उस पोजीशन में आ जाए कांग्रेस जिस पोजीशन में आज बीजेपी है, तो राहुल गांधी का पोजीशन भी बदल सकता है। तो ये तो बात पोजीशनिंग की है। अब चल के देखो, अब देखो आप कहानी ये निकल कर आएगी कि बहलोल लोदी के साहुखेल पद्धति की कहानी हमने समझ लिया। अब हम इसके बारे में कोई कहानी नहीं करने जा रहे हैं, बहलोल लोदी को यहीं पर रोक देते हैं और तब चलते हैं सिकंदर लोदी की ओर। सिकंदर लोदी की कहानी लेकर देखें तो क्या कहानी है। वह बिहार भी जीत लिया, बिहार भी जीत लिया। दूसरा, वह बराबर या कहिए बराबरी के सिद्धांत का त्याग कर दिया, त्याग कर दिया। बराबरी के सिद्धांत का त्याग कर दिया यानी कि अब वो सिंहासन पर बैठ रहा था, सिंहासन पर बैठने लगा। फिर कठोर दंड देने लगा। अब वो घर जाना आना छोड़ दिया, अब उसके लिए घर से खाना बन के आना बंद हो गया। और एक बड़ी विशेष बात है जो पूछा जा सकता है, वो ये कि इक्तादारों को निर्देश मिला कि सुल्तान के संदेशवाहक, सुल्तान के संदेशवाहक को 6 कोस दूर आकर रिसीव करें। माने यदि सुल्तान ने आपके लिए कोई मैसेज भेजा है तो सुल्तान के मैसेंजर को आप इज्जत देने के लिए उसे रिसीव करने आइए और 6 कोस दूर तक आइए। माने आप जहां बैठे हुए वहां से 6 कोस दूर जब वो पहुंचा तो वहीं आके रिसीव कर लीजिए। एक तरीके से ये सम्मान देने वाली बात होती है, ये स्टेटस को भी सिंबलाइज करता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखो कि आज के डेट में प्रधानमंत्री मोदी यदि कहीं जाते हैं तो यदि उनको रिसीव करने के लिए कोई आ जाते हैं, देश के प्रधान एयरपोर्ट पे ही, यदि उनको वहाँ की संसद में बुलाया जाता है, सांसद खड़े होकर तालियां बजा के उनका सम्मान करते हैं, तो ये दर्शाता है कि भारत का एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन है उस देश में। यदि आप दूसरा उदाहरण लेकर देखो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आए थे भारत, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वाजपेयी जी उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट चले गए थे। भाई अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो वो अमेरिका के दबदबे को दर्शाता है।
हमारे देश में यदि बुर्किना फासो का कोई प्रेसिडेंट आएगा तो उसको रिसीव करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं जाते हैं एयरपोर्ट पे, उनसे मुलाकात होती है कहीं और पे। जैसे पिछले दिनों बात है क्या कि मोदी जी का अमेरिका के साथ में थोड़ा सा दुराव हो गया था, तो मोदी जी जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात उनकी दूसरे दिन हुई। तो वो समय दर समय घटता बढ़ता रहता है। जो बाइडेन के समय में उतना अच्छा इक्वेशन नहीं माना जाता है मोदी जी का, जितना अच्छा इक्वेशन हुआ करता था डोनाल्ड ट्रंप के काल में। आप देखोगे कि ये मामले ज्यादातर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध का नहीं होता है। ये मामला देशों के स्टेटस का होता है ज्यादातर, और देशों के प्रतिनिधि प्रायः अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने देश के इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश करते हैं। तो दे आर नॉट ड्रिवन बाय देयर ईगो, वो अपने ईगो और अहंकार से नहीं गवर्न होते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि सर अब तो मोदी जी को भी वही सम्मान मिल रहा है। मैं तो कह रहा हूं बच्चों कि ये सब चीज़ों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता हूं, क्योंकि सम्मान तो बेसिकली मिलता है देश को। जब देश महत्वपूर्ण होता है तो सम्मान महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हमने एक उदाहरण ये देखा है कि अमेरिकन राष्ट्रपति एक दफ़ा राजीव गांधी के लिए खुद छाता लेके चल रहे थे, तो क्या वो राजीव गांधी के व्यक्तित्व के सामने मेस्मराइज्ड हो चुका अमेरिकन प्रेसिडेंट का मामला है? मैंने आज तक नहीं देखा है कभी दूसरा ऐसा कोई क्लिपिंग जिसमें कि अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ में छाता लिए जा रहा हो, राजीव गांधी साथ में चल रहे हो। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कोई आदमी नहीं था जो दूसरा आदमी छाता उठा के चला जाएगा? एक तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इज्जत दिया। वो मामला राजीव गांधी के व्यक्तित्व के मेस्मराइजिंग होने का नहीं है, वो मामला इंडिया के महत्व का है, जिसको कि वो अपने शीशे में उतारना चाहता है या अपने खेमे में लाना चाहता है। तो आप इन सब मामलों में थोड़ा गंभीर हुआ करिए। आईएएस की तैयारी करते हैं तो आईएएस की तैयारी करने वालों की शैली में बातें किया करिए। ऐसा लगे कि आप बोलें तो दूसरे आदमी को कॉपी कलम निकालने की जरूरत पड़ जाए कि अरे लिख लेते हैं यार, बहुत अच्छी बात बोला है। अब आगे देखो कि 6 कोस दूर आके रिसीव करोगे, इसका मतलब क्या है कि तुम हमारे प्रतिनिधि को इज्जत दे रहे हो। इसका मतलब कि तुम्हारे और हमारे बीच का जो अंतर है वो दिख रहा है। हमारा प्रतिनिधि जब जाएगा तो वह एक ऊंचे जगह पर खड़ा होकर हमारा संदेश सुनाएगा, तुम नीचे रहोगे, वो मंच पर रहेगा। शायद जानकी वल्लभ शास्त्री जी की पंक्ति है कि जनता धरती पर बैठी है, नभ में मंच गड़ा है, जो जितना है दूर मही से उतना वही बड़ा है। तो सिकंदर लोदी कह रहा है कि हमारा संदेश वाहक मंच पे खड़ा होकर संदेश सुनाएगा और तुम नीचे खड़े रहकर उसे सुनोगे। पोजीशनिंग वो तय कर रहा है कि सुल्तान बड़ा है और तुम उसके मातहत हो, उसके सबॉर्डिनेट हो। बराबरी की बातें सोचा भी मत करना। तो दिस इज एन इंटायरली diagonally different and opposite positioning of सिकंदर लोदी from his own father. सिकंदर लोदी अपने पिता से बिल्कुल ही अलग पोजीशन ले रहा है, समझ गए? अब इसके बाद फिर क्या कहानी है इसके बारे में, तो उसके काल में उत्पादन में वृद्धि और मूल्य में कमी हुई। उत्पादन में वृद्धि हुई थी, मूल्य में कमी हुई थी। उसका शासनकाल इसलिए भी जाना जाता है। इसके अलावे उसका काल और एक बात के लिए जाना जाता है, वह कट्टर मुस्लिम शासक था।
कट्टर मुस्लिम शासक था। मतलब चूंकि उसकी माँ हिंदू रही थी तो उसके मन में इस बात की आशंका रहती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उलेमा समाज के लोग या मुस्लिम समाज के लोग हमारी इस्लामिक आस्था को संदेह से देखेंगे, तो ऐसे स्थिति में वो हम पर उंगली उठा देंगे कि ये तो गैर इस्लामिक है। तो वो थोड़ी सावधानी बरतता था और ज़्यादा कट्टरता के साथ में इस्लामिक विश्वास का प्रदर्शन किया करता था ताकि उलेमा खुश रहें। सूफियों के मज़ारों पर महिलाओं के जाने पर रोक। महिलाओं के जाने पर रोक। फिरोज शाह तुगलक के काल में भी आपने ये पद पढ़ी है। जब कोई उलेमाओं को संतुष्ट करना चाहता है और उलेमा की जो दृष्टि है वो पेट्रियार्किक होती है, पितृसत्तात्मक होती है, तो महिलाओं की आज़ादियों पे पाबंदी भी इस्लामिक पद्धति का एक हिस्सा मान लिया जाता है। मतलब इस्लाम महिलाओं को लेकर कितना उदार है, कितना अनुदार है, कितना पितृसत्तावादी है, ये सिर्फ और सिर्फ कुरान में लिखी हुई बातों से तय नहीं होगा, ये हदीस की लिखी हुई बातों से मात्र तय नहीं होना है। इस पर इसका भी बहुत असर पड़ेगा कि उलेमा उसकी व्याख्या कैसे करते हैं और उस युग का सामान्य जनमानस इसके बारे में क्या सोचता है। तो उस युग का सामान्य जनमानस यह सोचता है कि महिलाओं का पर्दे में रहना, घर में रहना इस्लाम की दृष्टि से ज़्यादा शालीन और ज़्यादा सुसंस्कृत बात है। उलेमा भी इसी तरीके से इस्लाम की व्याख्या करते हैं। तो जब कभी कोई सुल्तान उलेमाओं को संतुष्ट करना चाहता है, जब कोई सुल्तान रिलीजियस सेंटिमेंट को सेटिस्फाई करने की कुछ अतिरिक्त कोशिश करता है, तो प्राय वह महिलाओं की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा देता है। उनमें से एक जो प्रतीक है आज़ादी का वो ये कि वो सूफियों के मज़ारों पे जाती थी, तो बोला कि नहीं जा सकती है। इसके बाद फिर देखोगे कि वह एक कवि भी था, गुलरुखी नाम से लिखा करता था। गुलरुखी नाम का उपनाम था उसका, गुलरुखी उपनाम से लिखा करता था। मतलब सिकंदर लोदी के नाम से नहीं लिखता था, वो जब लिखता था तो उसका एक उपनाम था गुलरुखी, गुलरुखी नाम से लिखा करता था। इसके बाद फिर अगला पॉइंट यह है कि वह आगरा बसाया था। आगरा बसाया, आगरा शहर पहली बार उसी ने बसाया था। उसके बाद तब अगला मुद्दा है कि वह पहली बार दोहरा गुंबद बनवाया। बल्कि ऐसे लिखो कि पहली बार दोहरा गुंबद उसी के मकबरा में बना। मकबरा में बना। पहली बार दोहरा गुंबद उसी के मकबरा में बना। दोहरा गुंबद का मतलब ऐसे देखो कि एक तो सही से ये गुंबद है सामान्यतः, और दोहरा गुंबद में प्राय ये होता है कि एक गर्दन लगा दिया जाता है उसी गुंबद में, तो गुंबद और ऊंचा दिखता है। इस तरीके से देखने से आपको लगेगा नहीं कि
ये एक ही का हिस्सा है, अंदर से देखोगे तो लगेगा एक ही गुंबद का हिस्सा है, लेकिन बाहर से देखने के बाद लगेगा कि दो तो नहीं है कहीं। तो ये दोहरा गुंबद। बाद में मुगलों के काल में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकांश मकबरे दोहरे गुंबद के ही बनाए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली बार दोहरा गुंबद का उपयोग किसके काल में हुआ। तो पहला एग्जाम्पल इसका है सिकंदर लोदी का मकबरा। लोदी गार्डन एक है, लोदी गार्डन दिल्ली में है। दिल्ली का सबसे हाई फाई, सबसे जो हाई प्रोफाइल गार्डन्स में से एक माना जाता है। उस गार्डन से अलग जो अब क्या कहते हैं, पहले मुगल गार्डन कहलाता था और अब वो एक अलग नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया गया है मुगल गार्डन का, आप लोग बताएंगे? मुगल गार्डन का क्या नाम हो गया है? आप में से कोई बता सकता है तो बताइए। कोई उद्यान रखा गया है नाम उसका? तो उसके बाद का जो गार्डन सबसे प्रसिद्ध है वो यही है। लोधी गार्डन में आज के डेट में आप घूमने जाओगे तो आपको दो तीन बातें विशेष रूप से नजर आएंगी। एक तो ये कि जो भारतीय सत्ता के गलियारे के बड़े महत्वपूर्ण लोग वहाँ पर आपको मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करते हुए नजर आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर आपको कॉलेज के जो युगल लोग हैं, जो जोड़ियाँ हैं, वह हंसों की तरह विचरते खूब नजर आएंगी और वहाँ तमाम तरह की बातें होती हैं, जो भी हो। तो अब वो अमृत उद्यान कहलाता है मुगल गार्डन, ये तो आपको मालूम ही है। तो लोधी गार्डन है, उस लोधी गार्डन के ही अंदर है सिकंदर लोधी का मकबरा। इसके बाद फिर आप देखोगे कि भूमि को नापने की एक इकाई इस काल में शुरू होती है जिसका नाम है गजे सिकंदरी। गज ए सिकंदरी, गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी। कहता है कि सर लोधी गार्डन का नाम क्यों नहीं चेंज किया गया? वो कोई ठिकाना नहीं है, किसी भी दिन आप इंतजार करते रहिए, यू विल कम टू नो कि एक नाम जो था वो बदल गया। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग अभी आश्वस्त नहीं रह सकते हैं कि कब तक किसका नाम रहेगा और कब किसका नाम बदल जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में अभी थोड़ी सी ये संभावनाएं हैं। मैं तो आप लोग को ये कहूँगा कि एक व्यंग्यकार ने लिखा है कि जितना जल्दी जिसको ताजमहल वगैरह जाना है वो चला जाए, कोई ठिकाना नहीं है कि कुछ दिनों के बाद में अचानक ही एक खबर सुनने को आएगी कि अब वो तेजोमय मंदिर हो गया। तो इसलिए ताजमहल वगैरह देखना है जाके देख लीजिए, नहीं तो जाके वहाँ पर पता चला किसी दिन आपको आरती आरती न उतारना पड़े। तो ये सब चीज़ें चलते रहती है। चलिए, सिकंदर लोधी के बारे में जितनी बातें जाननी थी इतनी ही बात थी, वो मामला खत्म हो गया। तब इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी के बारे में सबसे पहला पॉइंट कि वह राणा सांगा से घटोली की लड़ाई में हार गया था। घटोली की लड़ाई में हार गया था। इब्राहिम लोदी से संबंधित एक फैक्ट पूछा जा सकता है कि
घटोली की लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच में, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। और राणा सांगा जो कि मेवाड़ का राणा है, शासक है, मेवाड़ के राणा सांगा से हार गया था इब्राहिम लोदी, दिल्ली का सुल्तान। उसके बाद फिर अफगान अमीर इससे नाराज थे। दौलत खान लोदी पंजाब का इक़्तिदार था, ने दौलत खान लोदी पंजाब का इक़्तिदार था ने देखो, एक बच्चे ने कहा कि इतिहास भी बदलेगा, अभी रुको तो जरा। बेटा एक बात याद रखो कि इतिहास तो राजनीतिक लोगों के हाथ में एजेंडा सेटिंग का एक उपकरण प्रायः बनता रहा है। अंग्रेजों ने भी इतिहास लिखा था अपने अनुकूल, बाद में राष्ट्रवादी आंदोलन आया तो राष्ट्रवादियों ने इतिहास लिखा अपने अनुकूल। आज़ादी के बाद में कई सारी बातों को कांग्रेस के समर्थक इतिहासकारों ने लिखा कांग्रेस के अनुकूल। कम्युनिस्ट विचारधारा के इतिहासकारों ने लिखा कम्युनिस्ट एजेंडे के अनुकूल। आज राइट विंग के लोगों की सरकार है तो वो भी इतिहास लिख और लिखवा रहे हैं अपने अनुकूल। तो पीछे के इतिहासकारों के द्वारा लिखी और लिखवाई गई इतिहास क्या अस्थायी इतिहास है? आज आप उसे बदल रहे हैं, कल कोई दूसरा आपको बदल देगा। तो आप एक बात याद रखिएगा कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नसी था, उसको भी खुद के खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो इतिहास के साथ में खुदा के समान खुदाई व्यवहार मत किया करिए, और यदि करते हैं तो आप याद रखिए, मैं तो इतिहासकार हूँ, मैं तो सारे लोगों का कब्रगाह जानता हूँ। तो जो आज के डेट में इतिहास लेखन हो रहा है उसमें भी दो बातें हैं। इसके पहले भी इतिहास लेखन में दो बातें हुई हैं। एक है नए शोध आते हैं, नए तथ्य आते हैं, उनके मुताबिक इतिहास को अपडेट किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है, स्वागत योग्य बात है। दूसरी बात है कि हर युग में सत्ता इतिहास को अपने एजेंडे के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करती है। यह बात अगले युग में भी होगी, यह बात पीछे भी हुई है, आज भी हो रहा है। तो मैं तो इतिहास के लिए एक तरीके से समय की तरह साक्षी हूं, मैं सबको देख रहा हूं। आप जो ये सोच रहे हैं कि अब सब कुछ बदल जाएगा, तो वो भी सोचें कि ये भी अस्थायी रूप से नहीं बदलेगा। अब आगे इब्राहिम लोदी की कहानी में, कि इसके खिलाफ अफगान लोग थे, और दो आदमियों के बारे में कही जाती है कि उसने बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया था। दो आदमियों के बारे में कही जाती है कि बाबर को भारत में आने का न्योता दिया था। एक है दौलत खान लोदी, और दूसरा है राणा सांगा। इन दोनों को किस बात का यकीन था कि बाबर एक लुटेरा है, तैमूर लंग का वंशज है, तैमूर लंग के वंशज होने के नाते वह भारत आएगा, लूटपाट करेगा, लूटपाट करके यहां से चला जाएगा, लूटपाट करके यहां से चला जाएगा, और लूटपाट करके जब चला जाएगा तो कहानी क्या होगी, उसके बाद इब्राहिम लोदी कमजोर हो जाएगा, उस कमजोरी का लाभ हम उठाएंगे। दौलत खान लोदी अपनी योजना बना रहा है, राणा संग्राम सिंह की अपनी योजना है, दोनों की अपनी अपनी योजना है। समझ गए? तो अब मैं मान के चल सकता हूं कि इब्राहिम लोदी के बारे में अंतिम बात जानने के लिए आप तैयार हैं?
और वह है कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर ने जब हमला किया तो पानीपत की लड़ाई हुई। पानीपत की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, बाबर ने जब हमला किया तो पानीपत की लड़ाई हुई। पानीपत की लड़ाई 3 बार पानीपत में लड़ाइयां हुई हैं। 1526, 1556, 1761। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो हुई है बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के बीच, और इसी में बाबर की जीत हुई। इब्राहिम लोदी हारा, मरा और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम दिल्ली सल्तनत के अंत के साथ मुगल सत्ता की शुरुआत की ओर मुड़ सकते हैं। आप लोगों का एक बड़ा पड़ाव खत्म हुआ। आप लोग मंद मंद मुस्कुरा लीजिए, और जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आई है उस मुस्कुराहट के साथ एक कमिटमेंट मन में बिठाइए कि जितना मैंने पढ़ाया दिल्ली सल्तनत के लिए उतने को आप रिवाइज कर लेंगे। जितना मैंने पढ़ाया है यदि आपने उतने से सवालों का जवाब ठीक कर दिया, उसे बाहर से सवाल तो आएंगे नहीं जल्दी। और यदि उसके बाहर से कभी कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन आ गया कभी, तो वो क्वेश्चन इतना कठिन होगा कि सामान्यतया किसी से नहीं बनेगा। ये फिर तभी बनेगा किसी से जब वो इतिहास का विशेषज्ञ है, और विशेषज्ञ बनाना क्लासरूम के माध्यम से और कोचिंग क्लास के माध्यम से जीएस के क्लास में संभव नहीं है, और वो कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि विशेषज्ञ तो आप तब ना बन पाइएगा जबकि आप हिस्ट्री के जीएस की तैयारी करने के लिए साल 2 साल का समय अलग से लगाइए। वो आप दे नहीं सकते, आपको देना भी नहीं चाहिए, उसकी आपको जरूरत भी नहीं है। यदि एवरेज से ज्यादा अच्छा विद्यार्थी किसी क्वेश्चन को बना रहा है और वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप पास नहीं करेंगे। आप रेयरेस्ट क्वेश्चन पकड़ने की योजना बनाएंगे तो आप अपनी योजना में गलत हैं। साधारण क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो, और साधारण से थोड़ा ऊपर का जो क्वेश्चन है वो साधारण से ऊपर के दर्जे के विद्यार्थी बना देते हैं, वो क्वेश्चन आपका ठीक हो जाए। ये दोनों ठीक हो गया तो समझो कि तुम्हारा मुकद्दर ठीक हो गया, तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी। समझ गए ना? युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, ये तो यही है, युद्ध भूमि में यही मारा गया है। ठीक है। अब हम लोग चले मुगल काल की ओर। मुगल काल, मुगल साम्राज्य के बारे में आप ये देखोगे कि 1526 से 1707 का दौर है। 1526 से 1707 का दौर, फिर है 1707 से 1765 का दौर, और 1765 से 1803 का दौर, 1803 से 1808
57 का दौर। ये सब चीजें जो है 1707 से आगे तक की जो कहानी है, ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। और ये है मध्यकाल, ये है मध्यकाल। रात थाली में अंगूठी ढूंढने की उम्र में आप लोग यहाँ हिस्ट्री और करंट के प्रश्न ढूंढ रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ हिस्ट्री के क्वेश्चन ढूंढ लो, करंट अफेयर्स और आदि अन्य विषयों के भी क्वेश्चन ढूंढ लो, तो फिर लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। और नहीं तो तुम थाली में अंगूठी ढूंढने का मौका ढूंढते रह जाओगे। समझ गए? तो फिर ध्यान रखो कि ये वो सीढ़ी है जिस सीढ़ी से गुजरते हुए तुम उस शानदार रंगमंच तक पहुंचोगे जहां सोने की थाली में हीरे की अंगूठी ढूंढने का मौका मिलेगा। और नहीं तो फिर वो एक गीत है ना, ढूंढो ढूंढो रे साजना मेरे कान का बाला, तो बस तुम ऐसे ही ढूंढते रह जाओगे। तो मध्यकाल की कहानी करते हैं। 1526 से लेकर 1707 के बीच का दौर। इस दौर में शासक कौन आता है? बाबर। बाबर के बाद में हुमायूं। हुमायूं उसके बाद बीच में आता है सूरवंश। सूरवंश 1540 से 1555 के मध्य। उसके बाद फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब ये है मुगल शासकों की सूची। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके साथ ही मुगल साम्राज्य का जो शक्तिशाली दौर था वह समाप्त होता है। उसके बाद के काल में खराव की ओर मुड़ता है। भारत में कई सारे क्षेत्रीय राज्य आ जाते हैं। उन क्षेत्रीय राज्यों को आगे चलकर एक एक करके अंग्रेजों ने जीत लिया और उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना कर लिया। तो 1707 के बाद का जो दौर है, इस दौर में आप क्या देखोगे? इस दौर में क्षेत्रीय राज्य उभरे हैं। क्षेत्रीय राज्य, इस दौर में क्षेत्रीय राज्य उभरे हैं। आप गौर करके देखो कि आपके क्लास की शुरुआत जब हुई थी तो मैंने एक स्केच ड्रॉ किया था। कहां चला गया? हाँ, ये स्केच ड्रॉ किया था मैंने। तो जब मुगल साम्राज्य का अध्ययन आप करोगे ना, तो आपको मोटे तौर पर एक इमेज मन में बिठाना है कि बाबर के द्वारा पानीपत की लड़ाई में जीत हासिल करने से जिस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, उसकी पूर्णाहुति होती है जाके औरंगजेब के काल में। जबकि भारत में मुगलों का साम्राज्य कितना दूर तक फैल गया था? तो भारत में मुगलों का साम्राज्य जहां तक फैला है उसमें यह कहानी हो गई है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के उस हिस्से से नीचे मुगलों का राज नहीं फैला था, यानी कि यह इलाका मुगलों के अधीन भी नहीं आया। यह इलाका मुगलों के अधीन भी नहीं आया। उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश में मुगल सत्ता स्थापित हो गई थी। अभी आप 1 मिनट के लिए सिर्फ सुनिएगा, अभी आप लोग फैक्ट की तरह से लिखिएगा नहीं, सिर्फ सुनिए। मैंने कहा कि पानीपत की बाबर की जीत से एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई और वह प्रक्रिया किधर की ओर मुड़ी, तो क्षेत्रीय राज्यों को खत्म करके एक विस्तृत साम्राज्य के निर्माण की ओर मुड़ी। और उसकी चरम अवस्था कहां आती है? औरंगजेब के काल में आती है। औरंगजेब के काल में जो चरम स्थिति दिखती है वो कहां दिखती है? तो दक्षिण भारत में उत्तरी कर्नाटक और उत्तरी आंध्र प्रदेश तक का इलाका मुगलों के अधीन आ गया। उसके नीचे का इलाका मुगलों के अधीन नहीं आया। फिर इधर देखोगे असम, कुछ समय के लिए मुगलों के अधीन आया, कुछ समय के लिए औरंगजेब के काल में, और फिर असम अलग हो गया। औरंगजेब के पहले तो असम कभी भी मुगलों के अधीन नहीं था। ठीक है। उड़ीसा वगैरह के बारे में ध्यान रखिएगा कि मुगलों के अधीन था। उड़ीसा के ऊपर पहली बार अफगान लोगों ने शासन स्थापित किया। अपने पहली मुस्लिम सत्ता उड़ीसा में किसने स्थापित किया? तो अफगानियों ने। और उसके बाद उससे किसने छीन लिया? अकबर ने। उसके बाद उड़ीसा मुगलों के ही अधीन रहा। बाकी सारा उत्तर भारत मुगलों के अधीन रहा है। कश्मीर भी मुगलों के अधीन रहा। यानी कश्मीर से लेके उड़ीसा तक और हिमालय से लेकर उत्तरी कर्नाटक और उत्तरी आंध्र प्रदेश तक मुगलों की सत्ता फैल गई। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि मुगलों ने भारत में एक बहुत विस्तृत और बहुत शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना किया। तो हमको यह समझना होगा कि इस दौर में कौन कौन से राज्य को कौन कौन से राजा ने जीता। हम उस कहानी की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इतने दूर तक सीमित रहते हैं कि क्षेत्रीय राज्य, ये क्षेत्रीय राज्य हैं। क्षेत्रीय राज्य, फिर मुगल उनको एक करेंगे, मुगल साम्राज्य बनाया। फिर 1707 के बाद विखंडन और क्षेत्रीय राज्य। और उसके बाद फिर ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, और उसके बाद में आजाद भारत। आजाद भारत। आपको एक छोटा सा नोशन देता हूं, छोटी सी दृष्टि देता हूं, वो याद रखिएगा कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। उनमें से एक मगध ज्यादा ताकतवर बन के निकला और उसके आगे मौर्य बढ़ गए और पहली दफा भारत में एक बड़ा साम्राज्य बना। मौर्य 185 में टूट गए। फिर कई सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य आ गए। फिर 4वीं शताब्दी में गुप्तों ने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। 6वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते वो भी बिखर गया। उसके बाद हर्षवर्धन ने एक बड़ा साम्राज्य बनाया। 7वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते और साम्राज्य भी बिखर गया। उसके बाद में उत्तर भारत में एक बड़ा राज्य आया गुर्जर प्रतिहारों का, और 10वीं शताब्दी के लास्ट तक आते आते वो भी बिखर गया।
उसके बाद में क्षेत्रीय राज्य एक के बाद एक उभरते रहे। इसी बीच में महमूद गजनवी का हमला हुआ, वो कामयाब हुआ, फिर गोरी का हमला हुआ और वो कामयाब हुआ और उसने एक सल्तनत की स्थापना कर दिया। यहीं से दिल्ली सल्तनत का आरंभ माना जाता है। और फिर वो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अपना विस्तार किया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल से उसके बिखराव की शुरुआत होती है, दक्षिण भारत में वह बिखर गया। फिर फिरोज शाह तुगलक तक वो स्थिर रहता है। फिरोज शाह तुगलक के बाद में उत्तर भारत में हुए बिखराव क्यों चला गया। उत्तर भारत के बिखराव के बीच में ही फिर बाबर की सत्ता शुरू होती है। बाबर ने जिस साम्राज्यवादी सत्ता की शुरुआत किया वह कुछ आगे बढ़ा हुमायूं के काल में। उसके बाद फिर शेर शाह ने हुमायूं को गद्दी से अपदस्थ कर दिया, लेकिन हुमायूं ने शेर शाह के वंशज से फिर से गद्दी प्राप्त कर लिया। लेकिन इसको वास्तविक साम्राज्य का रूप दिया अकबर ने। अकबर ने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। अकबर के साम्राज्य निर्माण के बाद उसे संभाल के रखा जहांगीर, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया शाहजहां, उसके बाद फिर उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया औरंगजेब। औरंगजेब 1707 में मर गया। उसके बाद मुगल साम्राज्य बिखराव की ओर मुड़ गया। मुगल साम्राज्य के बिखराव के बाद में उसका लाभ उठाया अंग्रेज। अंग्रेज ने एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया जिसके खिलाफ भारत में फिर राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। 1947 में अंग्रेजों की सत्ता समाप्त हुई, भारत एक हुआ। पहली दफा एक साम्राज्य अंग्रेजों का ही है जो बिखरा नहीं भारत से। इसके पहले के काल में जितने भी साम्राज्य आए, चाहे मौर्यों का, चाहे गुप्तों का, चाहे हर्ष का, चाहे गुर्जर प्रतिहार का, चाहे सल्तनत का, चाहे मुगलों का, सबके सब साम्राज्य बिखर गए। लेकिन अंग्रेजों का साम्राज्य बिखरा नहीं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जब अपने शासन के दौर में अपने पीक पर थे तो उनके खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन चला था और उसके रास्ते भारत राजनीतिक रूप से एकीकरण की ओर मुड़ गया। और उस एकीकरण की राष्ट्रीय भावना के कारण जब देश आजाद हुआ, हालांकि देश को विभाजन का शिकार होना पड़ा, लेकिन जितना भारत बचा उसके अंदर पॉलिटिकल केंद्रीयकरण और पॉलिटिकल सुदृढ़ीकरण और मजबूत हो गया। और आज के डेट में हिंदुस्तान को तोड़ने की कोई कोशिश कर भी नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता भारत की एकता चाहती है। राज्य की सीमा क्या होगी यह हिंदुस्तान की जनता तय करती है, यह हिंदुस्तान की सरकार नहीं तय करती है। औरंगजेब कुछ समय के लिए असम के ऊपर नियंत्रण किया। उसके साम्राज्यवादी प्रयास में उसको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। उसकी नीति बदल गई। उसे लगा कि असम के इलाके में दिक्कत यह है कि दूर बहुत है, वह भौगोलिक स्थितियां बहुत कठिन है, वहां के लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत है, और यदि हम अपना सर्वस्व लगाकर असम पे नियंत्रण कर भी लेंगे तो खर्चे ज्यादा होंगे, आमदनी कम होगी, तो ये वाला वेंचर एडवेंचर हो जाएगा। तो हम क्यों पड़े इस एडवेंचर के पीछे? तो इसलिए असम के ऊपर अपना इंटरेस्ट खो दिया, छोड़ दिया औरंगजेब ने, और वो अभियान की ओर मुड़ गया दक्षिण की तरफ। आप ये सोचोगे कि साम्राज्यवादी शासकों की जो विस्तारवादी योजनाएं होती है ना, वो एक वेंचर की तरह होती है, उसमें इमोशन नहीं होता है, गुना गणित देखा जाता है लाभ और हानि का। लेकिन राष्ट्रवाद के अंतर्गत लाभ और हानि का गुना गणित नहीं देखा जाता है, जनता का इमोशन जुड़ा होता है उससे। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे। पता नहीं चीर देंगे नहीं देंगे, वो सब चीजें तो भाषा के स्तर पर लोगों को अपने अपने तरीके से कुछ सूटेबल भाषाएं लगती हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि हम कश्मीर नहीं देंगे। कोई मांगने आएगा तब तो दूर की बात है, लड़ने आएगा तो लड़ लेंगे, नुकसान सहना पड़ेगा सह लेंगे, आर्थिक नुकसान सहना पड़ेगा आर्थिक सहेंगे, जान की जोखिम की बात आएगी तो जान की जोखिम भी लगाएंगे, लगा ही रहे हैं हमारे सिपाही। तो कुल मिलाकर कहानी है कि हम कश्मीर नहीं देंगे, किसी शर्त पर नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, कुछ भी वजह नहीं देंगे।
ये हमारा पॉलिटिकल पोजीशनिंग है। ये पॉलिटिकल पोजीशनिंग हमारी सरकार की नहीं है। ये नहीं सोचिए कि मोदी जी हैं तो ये पॉलिटिकल पोजीशनिंग है। ये पॉलिटिकल पोजीशनिंग हिंदुस्तान की जनता की है। नहीं देंगे, किसी शर्त पर नहीं देंगे। काहे दें? तुम कौन बे? ये कहानी है, हमारा है। लोग कहेगा तुम कश्मीर गए हो? नहीं, गए नहीं है। कश्मीर में तुमको जमीन है? नहीं है। कश्मीर में तुम्हारा मकान है? नहीं है। तो कभी तभी कश्मीर हमारा है, क्योंकि भारत हमारा है। इंडिया इज ए नेशन एंड आई एम ए नेशनलिस्ट। कैसे दे देंगे? यही कहानी है हमारी। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि आपको यह समझना है कि सारे साम्राज्य टूटे, ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ, लेकिन बिखराव के रूप में नहीं, राष्ट्रीय राज्य के निर्माण के रूप में। और राष्ट्रीय राज्य का बिखराव नहीं होता है, तब तक नहीं होता है जब तक कि राष्ट्र का निर्माण जिन आधारों पे हुआ है, हम उन आधारों पे ठोस रूप से खड़े रहें। हां, भारत रूपी राष्ट्र के निर्माण के पीछे कुछ एक आधार तत्व हैं। हम यदि उन आधार तत्वों को छेड़ेंगे, बिखर तो हम फिर भी सकते हैं, लेकिन हमें वो आधार तत्व अक्षुण्ण रखना है, तो भारत अक्षुण्ण रहेगा। ठीक है। अब चल के देखो आप कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बाबर की ओर चलते हैं। बाबर में पहला पॉइंट कि वह फरगना में पैदा हुआ। फिर वह फरगना एवं समरकंद से तैवानी खान के द्वारा निकाला गया। तैवानी खान के द्वारा निकाला गया। फिर वह काबुल का शासक बना। फिर पानीपत से दिल्ली का शासक बना। पहले आप यहां तक की कहानी जानिए कि बाबर पिता की ओर से तुर्क था और माता की ओर से मंगोल। मतलब इसके वंश की कहानी है तो ऐसी कि मंगोल और तुर्क के बीच के विवाह के रास्ते जो संतान हुए थे, उन्हीं संतानों की श्रृंखला में बाबर हुआ। फिर देखोगे कि फिर भी इसकी जाति पूछी जाएगी तो जाति तो तुर्क ही है। जैसे आप दिल्ली सल्तनत में पढ़े थे, वैसे ही मुगलों में भी आप पढ़ेंगे तो कहानी यही निकल कर आएगी कि मुगल कौन है? तो मुस्लिम। मुसलमानों में कौन से मुसलमान? तो सुन्नियों के अंतर्गत हनीफियों में कौन से? तुर्कियों के अंदर एक उपजाति है चगताई।
चगताई, जैसे इल्तुतमिश के बारे में बताया था कि वो कौन सा तुर्क था, इलबरी। उसी समय मैंने बता दिया था बाबर था चगताई। तो बाबर कौन हुआ, तुर्की जाति का, चगताई तुर्क था। मध्य एशिया के अंदर उज्बेकिस्तान के क्षेत्र में इसका राज्य आता था, फरगना। उसी इलाके में वह एक राज परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसका राज्य उस दौर में सैवानी खान नाम के एक हमलावर का शिकार होता रहा और सैवानी खान ने उससे फरगना और समरकंद का इलाका छीन लिया। और जब वह बिना राजपाट का हो गया तो उसको काबुल की राजकुमारी से विवाह करके वहां की गद्दी प्राप्त हुई। और वो काबुल का शासक जब था तो उस दौरान उसकी सेना की टुकड़ी को रेगुलर वेतन तक देने के लिए उसके पास में पैसे नहीं थे। वह तंगहाल स्थिति में रहने वाला एक शासक था। उसको न्योता मिलता है दौलत खान लोदी से और राणा संग्राम सिंह से भारत आने का। ऐसा नहीं है कि वह न्योते के ही ऊपर आया है, न्योता यदि नहीं मिलता तो भी वो आ सकता था, लेकिन निमंत्रण ने एक बात दर्शा दिया कि नंबर एक तो भारत की राजनीति बिखरी हुई है और हमारे खिलाफ मोर्चाबंदी नहीं होगा। नंबर दो, हमको भारत के अंदर कुछ सहयोग भी मिल सकता है, पर्टिकुलरली दौलत खान लोदी से सहयोग मिलने की संभावना थी। उसको एक उम्मीद इस बात की भी रही थी कि इब्राहिम लोदी से लड़ने के वक्त में हमको राणा संग्राम सिंह का साथ कुछ इस तरीके से मिल सकता है कि राणा संग्राम सिंह भी यदि इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा तो राणा संग्राम सिंह के हमले और हमारे हमले से इब्राहिम लोदी यदि मजबूत होता दिखेगा भी तो वह पिस जाएगा, तो हार जाएगा। कुल मिलाकर उसको यह लगा कि परिस्थितियां बहुत अनुकूल है हमला करने के लिए। जब वो भारत आ रहा था तो भारत आते हुए उसने इब्राहिम लोदी के सामने ये डिमांड किया कि दिल्ली की गद्दी हमारी है, हमें सौंप दो। कौन से तर्क के आधार पर कहा कि दिल्ली की गद्दी हमारी है? तो इब्राहिम लोदी को बोला इसने कि तुम्हारा दादा बहलोल लोदी ने सैयदों से गद्दी हड़प लिया था और सैयदों का संस्थापक खिजर खान को गद्दी हमारे पूर्वज तैमूर लंग ने दिया था। तो तैमूर लंग के प्रतिनिधि सैयद वंशियों से गद्दी छीनने वाले बहलोल लोदी के वंशज हो तुम, अतः तुम अब ये मानो कि दिल्ली पर तुम्हारा कब्जा ठीक नहीं है, उचित नहीं है। दिल्ली तो हमारे परिवार की है, हमारे वंश की है, हमें दिल्ली सौंप दो। भला कौन इस तरह से गद्दी सौंपता है? युद्ध हुआ, पानीपत की लड़ाई में बाबर की जीत हुई, यहां से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो इसके अतिरिक्त जो तथ्य मैंने बताया उन तथ्यों पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इतने से तो बना ही लेंगे। अब आगे चलकर बाबर का युद्ध, फिर बाबर का साहित्य, कला, उसके बाद मृत्यु और दफन। तो बाबर के काल में जो युद्ध हुआ उनमें से पहले तो वह लाहौर पे कब्जा किया, लाहौर पर कब्जा। ऐसा नहीं है कि भारत में पहली दफा वो पानीपत पे कब्जा किया, पहले तो वह रास्ते में आ रहा है तो लाहौर आया तो लाहौर पे कब्जा किया, लेकिन उस लड़ाई को बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। फिर पानीपत की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई के अंदर वो जीत क्यों गया, इसको लेकर क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। तो इसको लेकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है
उसमें एक कारण है तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा पद्धति। एक है तोपखाना, और एक है तीरंदाजी। तीरंदाजी। तोपखाना में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आता है रूमी, रूमी खान, मुस्तफा एंड रूमी। जिन्होंने कि तोपखाना डिपार्टमेंट में महत्वपूर्ण योगदान किया। तुलुगमा पद्धति क्या है उसके डिटेल में मत जाइए, वैसे आप यदि बहुत डिटेल में कहानी वहानी जानना चाहते हैं तो फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। वह छुप कर अचानक हमले की योजना है। गड्ढा उड्ढा खोद के रहेंगे हम, उसके अंदर झाड़ी वाड़ी लगा के रखेंगे, आपको लगेगा सामान्य वनस्पति है, युद्ध के मैदान में अचानक ही बाहर निकल जाएंगे और हमला कर देंगे। तो इस तरीके से सरप्राइज फैक्टर आ जाएगा, और सरप्राइज फैक्टर युद्ध में हमेशा दुश्मन के लिए शॉकिंग फैक्टर हो जाता है। तो एक सब तुलुगमा पद्धति की भूमिका है। बाबर ने एक किताब लिखा है जिस किताब में उसने अपने इस युद्ध में जीत का कारण बताया है। तो जीत का कारण बताने के क्रम में उसने कहा कि तीरंदाजी सबसे महत्वपूर्ण है। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है बाबरनामा, बाबरनामा। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में उसने कहा है कि हमारी जीत का सबसे महत्वपूर्ण कारण है तीरंदाजी। तो स्वयं बाबर ने कौन से कारण को सबसे महत्वपूर्ण बताया है? तो तीरंदाजी को। इसके अलावे आपको और कुछ नहीं पढ़ना। फिर आप जानोगे पानीपत की लड़ाई के बाद फिर खानवा की लड़ाई जीता। खानवा की लड़ाई, ये आगरा के पास ही है, फतेहपुर सीकरी के पास ही है खानवा। उस जगह पर इसने राणा सांगा को हराया। राणा सांगा वॉज टेकन बाय सरप्राइज। उसको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बाबर भारत में टिक जाएगा, लेकिन बाबर को जब दिल्ली की गद्दी प्राप्त हुई तो उसका एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है जो उसने तुझे बाबरी में लिखा है कि हमने अपने लोगों से जब मीटिंग किया तो हमने उनको यही कहा कि काबुल की गरीबी अब फिर कभी नहीं। मैंने काबुल में जब हम रहे तो हम काफ़ी दिक्कत में रहे, अब हम काबुल की गरीबी फिर नहीं अपनाएंगे। काबुल की गरीबी फिर नहीं, काबुल में हम गरीब रहे, हम अब वो गरीबी फिर नहीं चाहते। समझ गए? तो लौट कर नहीं जाएंगे हम, दिल्ली में हम रहेंगे, हम रहने आए हैं। अब इसी के बाद फिर खानवा में लड़ाई होती है राणा सांगा से, जिसमें उसकी जीत हो जाती है, राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा से जीतने के बाद फिर चंदेरी की लड़ाई होती है। चंदेरी की लड़ाई में नेतृत्व किया था राजपूत सेना का मेदनी राय ने। मेदनी राय ने, मेदनी राय ने। तो कुल मिलाकर हमारी कहानी यह हुई कि बाबर के युद्धों का किस्सा यहीं खत्म हो जाता है। बल्कि एक और युद्ध है घग्घर की लड़ाई। घग्घर की लड़ाई में किसको हराया? अफगानियों को, अफगानी को। तो बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीता, खानवा की लड़ाई जीता, चंदेरी की लड़ाई जीता और घग्घर की लड़ाई जीता। 4 लड़ाइयां हैं
इन चारों लड़ाइयों के रास्ते युद्ध के अंदर उसकी जीत का मामला खत्म हो जाता है। वैसे भी बाबर 1526 से पानीपत जीत रहा है, 1530 से मर गया। 1526 में पानीपत जीत रहा है, 1530 से मर गया, वो कितना युद्ध जीतेगा, समझ गए? तो 1526 से 30 का पीरियड ही तो है उसका भारत का पीरियड। अब हम लोग चलकर देखें कि बाबर ने किताब में क्या लिखा है। बाबर की किताब का नाम ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तुज़-ए बाबरी या बाबरनामा। यह आत्मकथात्मक साहित्य है, आत्मकथा है, आत्मकथा है। और इसके बारे में दूसरी बात जो आपको जानना है वो ये कि कौन सी भाषा में है, तो तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में। तुर्कियों में भी चगताई तुर्की भाषा की किताब है ये, तो चगताई हमेशा याद रखिएगा। वैसे तुर्की भाषा से काम चल जाना है, तुर्की भाषा की किताब है। अब उसी किताब से हमें यह पता चलता है कि बाबर का कला में या साहित्य में या अन्य कई चीजों में क्या रुचि वगैरह थी। तो आपको यह समझना है कि बाबर एक योद्धा था, अच्छा कुशल सेना नायक था, साथ ही साथ वह एक सुरुचि संपन्न व्यक्ति था, अच्छा शायर था, अच्छा साहित्यकार था, तुर्की भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी। ठीक है, तभी तो एक अच्छी किताब लिखा है। इसके बाद तब कला से संबंधित यदि उसके अध्ययन की ओर चलकर देखें तो हम देखते हैं कि स्थापत्य में उसकी गहरी रुचि थी, स्थापत्य में रुचि थी। वो ग्वालियर के मान सिंह के भवनों की सराहना किया। माने भारत के उस समय के शासकों के स्थापत्य की वो सराहना करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो क्यों सो समझो। तो ये समझना है कि बाबर वो शासक था जिसको भारत क्लाइमेट तरीके से पसंद नहीं था। भारत के लोग, भारत की संस्कृति, ये सब उसको पसंद नहीं था। वो ठंडे मुल्क से आया हुआ आदमी था, यहाँ का क्लाइमेट टेम्परेट था, तो कहता है यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, इसलिए उसे पसंद नहीं है। हालांकि अमीर खुसरो ने इसके ठीक उलट कहा। अमीर खुसरो ने कहा कि यहाँ ना तो इतनी सर्दी होती है कि लोग मर जाएं, ना इतनी गर्मी होती है कि लोग मर जाएं। यहाँ सर्दियों और गर्मियों दोनों ही में लोगों का जीवन बहाल रहता है। इस बात को लेकर अमीर खुसरो ने तारीफ किया था, लेकिन बाबर इस बात को लेकर क्रिटिसाइज कर रहा है। वो उज्बेकिस्तान से आया हुआ आदमी है, यदि उसको दिल्ली की गर्मी का सामना करना पड़ेगा तो उसको बेचैनी तो होगी। खैर, दूसरी बात क्या है कि वह भारत की वनस्पतियों की उतनी सराहना नहीं कर रहा, वो भारत के लोगों के व्यवहार की आलोचना कर रहा है। स्वाभाविक रूप से तुम हमलावर हो तो कोई तुम्हारे लिए पलक बाबरी बिछाए थोड़े न बैठा रहेगा कि आइए आपका इंतजार था, देर हुई आने में, शुक्र है फिर भी आए। तो भारत के लोगों का व्यवहार उसके प्रति बेरुखी का है, ये बात वो नोटिस करता है और इसलिए भारत उसे नहीं पसंद आता है। जबकि भारत के लोगों की बड़ी तारीफ करता है अमीर खुसरो। इसके बाद फिर वह कहता भारत के लोग उससे सुंदर नहीं होते। तो सुंदरता के मामले में तो भाई तुम लोग खुद ही समझ लो, तुम लोग का मान अपमान भी से जुड़ा हुआ है कि भारत के लोग उतने सुंदर नहीं होते। थोड़ा सा उज्बेकिस्तान वगैरह के तरफ के उधर के लोग थोड़े गोरे वोरे होते हैं तो वो थोड़ा मतलब रंग भेद करता हुआ नजर आ रहा है। तो बात ठीक तो है नहीं, लेकिन जो भी हो, हमने आपको जो हंसते हंसते बताया वो ये कि बाबर का भारत के बारे में ये ऑब्जर्वेशन है जो कि पूछने योग्य है। गॉट माय पॉइंट? फिर हम क्या देख रहे हैं कि बाबर ने अपने साहित्य में एक चित्रकार का नाम लिया है
चित्रकार। अब दरबार ईरान के दरबार का एक चित्रकार है, ईरान के दरबार के एक चित्रकार के बारे में उसने तारीफ किया है। कौन है वो चित्रकार, कोई बता सकता है तो बताइए। ईरान के दरबार के एक चित्रकार की बहुत तारीफ किया है। ईरान के दरबार के एक चित्रकार की बहुत तारीफ किया है, कोई नाम बता सकता है तो बताइए, नहीं तो मैं तो कल बताऊंगा। उसके बाद फिर अगला कि उसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि हुमायूं युद्ध में घायल हो गया था, घायल हो जाने के बाद में उसके बारे में उसने प्रार्थना किया कि उसके बदले में मुझे उठा लो। ये सब बातें मिलती है हुमायूं नामा नाम की किताब से। बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन, उसने हुमायूं नामा किताब लिखा है, जिसमें कि उसने बताया है कि जब हुमायूं भाईजान बीमार पड़े तो अब बाबा जान माने पिता, बाबा जान ने खुदा से यह, अल्लाह मियाँ से यह प्रार्थना किया था कि उसकी बीमारी के बदले में यदि उसे जाना है तो उसके जगह पर मुझे ले जाओ। तो उसके रास्ते बाबर बीमार पड़ गया, फिर बाबर मर गया। ये सब कहानियाँ तो मतलब ऐतिहासिक नहीं होती हैं, लेकिन हाँ ये कहानी है। तो बाबर की मृत्यु हो जाती है, बाबर के मरने के बाद उसे आगरा में दफनाया गया, आराम बाग में, आराम बाग। और आजकल लोग उसको अब आराम बाग नहीं बुलाते हैं, आजकल नहीं, बहुत पहले से बोल रहा हूँ। ये नहीं कि मतलब ये बीजेपी का प्रभाव नहीं है, मतलब हिंदुस्तान के लोग कभी कभी एक आध शब्द गायब, अक्षर गायब कर देते हैं, तो आराम बाग को लोग राम बाग बुलाते हैं, राम बाग। मैं पहली दफा जब गया था आगरा तो मैंने कहा ये राम बाग, बोले यही बाबर को दफनाया गया। राम बाग क्यों भाई, बोले बेसिकली उसका नाम है आराम बाग। और बाद में फिर उसको उसके सब को उठाकर ले जाया गया काबुल, उसे काबुल में दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया, अस्थायी रूप से उसका मकबरा वहीं है। बाबर के बारे में सारी कहानी खत्म हो जाती है। आज की चर्चा भी यहीं पर रुक जाएगी, आगे कहानी कल करेंगे। नमस्कार।